अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो आज हम बात करने वाले टेट 2018 की पूरे मैथ के सिलेबस की। ठीक है दोस्तों, तो आज इस एक वीडियो में आपकी टेट में 2018 में जितनी भी मैथ आने वाली, ठीक है, गणित के जितने भी क्वेश्चन होंगे सारे एक ही वीडियो में आपके कवर अप करेंगे। ठीक है, अभी तक तो हमने बहुत अच्छे आपके पेपर सोल्यूशन सबके दिखाए जिन्होंने आपने काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स दिया है। ठीक है दोस्तों, तो आज एक वीडियो में पूरी आपकी मैथ खत्म कर दी जाएगी। ठीक है, तो आप लोग अगर आपका टेट का पेपर देने वाले हो तो इस वीडियो को मिस मत करिएगा। आपने कितनी कोचिंग में मेहनत की है, कहाँ कहाँ मेहनत दौड़ भाग किया है, तो आज अपनी मेहनत को जांच परख सकते हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक आपके सिलेबस का ये था, संख्या प्रणाली और सरलीकरण। ठीक है, नंबर सिस्टम एंड सिंप्लीफिकेशन। ठीक है, तो इसको हर क्वेश्चन के एक एक तरह के या दो दो तरह के सवाल बताए जाएंगे और आपको उससे इंपॉर्टेंट जितने भी फार्मूलेस होंगे वो आपको बताया जाएगा। ठीक है, और दूसरा टॉपिक आपने कोचिंग में, अपने ट्यूशन कोचिंग में पढ़ा होगा, प्रतिशत और अनुपात का। तो इसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज एंड रेशियो। ठीक है, तो इसके भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अगर आपको पूरे 30 नंबर चाहिए ना दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अदरवाइज 10-15 नंबर चाहिए होंगे तो आप वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं अभी तुरंत। ठीक है, तो जो हमारे और सब्सक्राइबर हैं वो जरूर देखिए वीडियो। ये समय, कार्य, गति और दूरी। ठीक है, इससे भी एक नए क्वेश्चन आना है। ठीक है, टाइम, वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस। तो हर तरह के हम क्वेश्चन आज देखने वाले हैं, बीजगणित और मासिक धर्म। देखिए दोस्तों, हमें मेंसुरेशन की हिंदी सही सही से समझ में नहीं आई थी, तो आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा मेंसुरेशन को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, तो एक टॉपिक आएगा आपका ज्यामिति। ठीक है, जियोमेट्री, औसत लाभ और हानि, इसको पढ़ाना है हमें। एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, आपका पूरा जितना आपने 6 महीने 1 साल से जितनी टेट में तैयारी की ना, उसको एक वीडियो में जितने भी कम से कम टाइम में हो सकेगा दोस्तों आपका पूरा कवर अप करेंगे। ये वीडियो आप पेपर में जाने से पहले जरूर देखिएगा कि आपकी एक ही वीडियो में पूरी मैथ खत्म हो जाए। ठीक है, अभी आप कुछ और पढ़ रहे हो तो उसको पढ़ सकते हैं, लेकिन इस वीडियो को लेकिन पेपर में जाने से पहले अगर आपने नहीं देखा तो आपने बहुत बड़ा आपका मिस हो जाएगी, काफी क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट मिस होंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला टॉपिक, नंबर सिस्टम। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन ये आ सकता है कि हमारे नंबर सिस्टम की सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। ठीक है, तो इसको हमने लास्ट वीडियो में भी बताया था, तो चलिए इसका आंसर फिर से देख लेते हैं एक बार। सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 है। ठीक है, प्रथम 25 अभाज्य संख्याएं लिखिए। अगर मान लीजिए इसमें से कोई भी संख्या दे सकता है। ठीक है, पहले पहले आपको एक और बता दे रहे हैं, पिछली वीडियो में बताया था हमने, फिर से बता रहे हैं। 1 से 50 के बीच में हमारी होती है टोटल 15 अभाज्य संख्या। ठीक है, 1 से 50 के बीच में हमारी कितनी होती है टोटल 15 अभाज्य संख्या होती है ना। तो आज एक वीडियो में आपको इतनी चीजें बता देंगे दोस्तों जो आपने पूरे साल में नहीं पढ़ा होगा भी। ठीक है, और 50 से 100 के बीच में होती है 10 अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, 10 अभाज्य संख्या। ठीक है, लिख लिए। तो 1 से 100 के बीच में कितनी हो जाएगी दोस्तों टोटल, 1 से 100 के बीच में 25 हो जाएगी ना, इसी हिसाब से देखा जाए तो 25 अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ही बात हम करने वाले हैं कि ऐसे सारे तरह के आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे जो आपके पेपर में आने वाले हैं इस बार। ठीक है, पूरा सिलेबस मतलब होता है ना कि ज्यादा समय रिवीजन करना होता है, क्या क्या पढ़ा है आपने पूरे 6 महीने। तो ये देखते हैं। तो पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। ठीक है, अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल दो संख्याओं से कटती है। ठीक है, या तो ये एक से कटेंगी या तो ये खुद से कट जाएंगी और किसी और संख्या से नहीं कटेंगे। ठीक है, तो हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, वो 2 होती है। ठीक है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये 2 होती है। ये आपके पेपर में आ सकता है, देखिए इसलिए हमने अलग से इसको हेडिंग में डाला है। ठीक है, और सबसे छोटी समअभाज्य संख्या भी 2 होती है। ठीक है, अगर समअभाज्य संख्या आपसे पूछे, क्या पूछेगा, 2 तो सम होती है ना आपकी समअभाज्य संख्या। ठीक है, समअभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा, लेकिन यह क्या लिखा रहेगा, सबसे छोटी। ठीक है दोस्तों, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या क्या होगा, तो 2 होगा, सबसे सब से। ठीक है, सबसे छोटी समअभाज्य संख्या 2 हो जाएगी। तो काफी चीजें हमने सीख लिया और आइए आगे देखते हैं। ठीक है, आपको अभाज्य संख्या रटने की जरूरत नहीं है।
ठीक है। तो आपको पहले से 1 से 50 के बीच में हमारी कितनी होती है, यहाँ तक होती है हमारी टोटल 15, और इसके आगे 3 3 6 3 त्रिकोण 9 10, ठीक है 25, टोटल 25 अभाज्य संख्या होती है आप। ठीक है, तो आज हमने ये सब सीख लिया और आगे देखो दोस्तों, आप इन सभी की डिफिनेशन याद कर लीजिए। पहले क्वेश्चन आ सकता है आपकी प्राकृतिक संख्या, ठीक है। तो प्राकृतिक संख्या होती है 1 2 3 4 5, ठीक है, इसमें जीरो नहीं होता। पूर्ण संख्या मतलब प्राकृतिक संख्या वो होती है जो हमें भगवान ने दी है, ठीक है, मतलब हमने जिसे हमने नहीं बनाया, ठीक है। तो आप ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, जैसे भी याद कर सके उसको याद कर लीजिए। तो पूर्ण संख्या होल नंबर, ठीक है, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं होल नंबर। तो होल नंबर को डब्लू से होता है, पहला अक्षर डब्लू होता है ना यहाँ दोस्तों, यहाँ देखिए, तो इसको डब्लू से दिखाया जाता है, ठीक है। कैसे भी आप दिखाइए इसको, जैसे इसका पहला अक्षर एन था, नेचुरल नंबर तो यहाँ एन आ गया, इसका डब्लू था तो यहाँ डब्लू आ गया, ठीक है। तो डब्लू में 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ये देखिए, ठीक है ना दोस्तों। पूर्ण संख्या में 0 से शुरू होती है, 0 से लेके आगे होती है, और प्राकृतिक संख्या हमेशा 1 से शुरू होती है। तो अब अगला देखेंगे, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है, इंटीजर्स, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं इंटीजर्स, पूर्णांक। तो पूर्णांक संख्या वही आपकी इनफाइनाइट से लेके अनंत से लेके फिर अनंत तक जाती है, ठीक है, सारी संख्या इसमें काउंट होती है, -4 3 2 -1 0 1 2 3 4, ठीक है, अप टू सो ऑन। तो अब अगली संख्या कौन सी दोस्तों आती है हमारी, सम संख्या, ठीक है। देखिए सम संख्या, इसको बोलते हैं अंग्रेजी में इवन नंबर। तो इवन नंबर में क्या होता है, -4 -2 +2 4 6 8, और इसमें क्या और होता है, जीरो भी होता है, ठीक है दोस्तों। तो हमारे कुछ सब्सक्राइबर या हमारे पिछले कमेंट में कुछ लोगों ने पूछा जीरो कैसे होता है दोस्तों। तो देखिए -2 के बाद +2 आ रहा है, ठीक है। इसका डिफिनीशन ये होता है, किसी भी सम संख्या में अगर +2 जोड़ देते हैं, ठीक है, अगर आपकी कोई संख्या सम है, ठीक है, सम संख्या में अगर हम +2 या कोई भी सम संख्या जोड़ेंगे तो वो संख्या हमेशा सम संख्या ही आनी चाहिए, ठीक है। सम में सम जोड़ेंगे तो सम आएगा ना, ठीक है। अगर -2 में प्लस का 2 जोड़ देते हैं यहाँ पर तो क्या आ जाएगा, 0। अगर एक सम संख्या में दूसरी सम संख्या जोड़ेंगे तो तीसरी भी सम संख्या आती है, ये हमने डिफिनीशन में पढ़ रखा है, ठीक है। तो उसके हिसाब से तो ये हमेशा 0 आए तो ये भी क्या होगी, आपकी सम संख्या, ठीक है। तो ये हमने प्रूव कर दिया। प्लीज अपना डाउट क्लियर करिए यहाँ पर। तो अगला क्वेश्चन आया था विषम संख्या, ठीक है, इसको ऑड नंबर बोलते हैं। तो ऑड नंबर में क्या है, -5 इनफाइनाइट होता है, अनंत से ये भी होता है, -5 -3 -1 1 3 5 7, ठीक है। तो मतलब जो संख्या 2 से नहीं कटती उसको विषम संख्या कहते हैं, और सम संख्या उसे कहते हैं जो संख्या 2 से कट जाए, ठीक है। अब भाज्य संख्या आता है, भाज्य संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं को प्राइम नंबर, ठीक है। तो अब इसको अंग्रेजी भी सीख ले रहे हैं, हिंदी भी सीख ले रहे हैं, हमें काफी फायदा होगा इससे। तो भाज्य संख्या वो होती है जो कम से कम 3 संख्याओं से कटनी चाहिए, ठीक है। भाज्य संख्याओं की सबसे अच्छी बात है कम से कम वो 3 संख्या से कटेगी। जैसे 4 है आपकी, ठीक है, 4 किससे किससे कट जाएगी, एक तो ये 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, और खुद ये 4 से कटेगी, तो कुल टोटल 3 संख्याओं से कट रहे हैं, ठीक है। तो वैसे 6 का भी किससे कटेगा, 1 से 2 से 3 से 6 से, मतलब 3 से कम 3 संख्या, और उससे अधिक चाहे जितने से कटे, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल 2 संख्याओं से कटेंगी, ठीक है। आप वीडियो देख रहे हैं तो आवाज में मेरी सुनते रहिए, कोई दिक्कत हो बताइए, कमेंट करिए, हम आपको फिर से समझाएंगे। अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो केवल 2 संख्याओं से कटे, ठीक है, तीसरी से नहीं कटेगी। जैसे 2 है, किससे किससे कट रही है, तो 1 से कट रही है, 2 से कट रही है, ठीक है। 3 है हमारी, 3 किससे किससे कट रही है दोस्तों, 1 से कटेगी, 3 से। तो वे संख्या जो केवल 2 संख्याओं से कटती है उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं, 2 नंबर से कटे। अगला क्वेश्चन आता है, और आप लोग को डाउट में होंगे एक अभाज्य संख्या है कि नहीं, एक जो है, ठीक है, 1, एक जो है ये अभाज्य संख्या नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पेपर में गलती नहीं करनी है। परिमेय संख्या, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं रेशनल नंबर, ठीक है। आपको एक ही वीडियो में हमें पूरी वीडियो कवर अप करनी है। तो दोस्तों अगर आपके पास टाइम कम हो लास्ट टाइम में तो वीडियो को बढ़ा कर देखेंगे, अगर आपको ये चीज आ रही है तो बढ़ा लेंगे, ठीक है। कभी कभी हम इन छोटी छोटी चीजों में गलतियां कर जाते हैं, इसीलिए आपको हम समझा रहे हैं कि वीडियो में, ठीक है। तो रेशनल नंबर किसको बोलते हैं, जो A/B के, मतलब जो आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ा होगा ना तक, P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है, परिमेय संख्या। तो सही है 5/8 4/7 5/7, ठीक है, ठीक हो गया। अपरिमेय संख्या, अब अगला क्वेश्चन आता है इरेशनल नंबर, ठीक है। अपरिमेय संख्या को अंग्रेजी में बोलते हैं इरेशनल नंबर। तो अपरिमेय संख्या क्या होती है, जैसे जो अंडर रूट में -2 -5 -7 पाई, ये सब क्या होगी, आपकी अपरिमेय संख्या होगी, ठीक है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, और इसकी वैल्यू अगर 22/7 लिखा है तो ये क्या है, पाई हमेशा परिमेय होता है, 22/7 हमेशा ये परिमेय होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस बात में आपको कंफ्यूजन नहीं होना, हर वीडियो में आपको बताते आ रहे हैं, हो सकता है पेपर में भगवान करे आ जाए और आपका 1 नंबर सही हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन आएगा,
वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर वही है। रियल नंबर देखिए क्या होते हैं, परिमेय, अपरिमेय और रियल नंबर दोनों मिलके बन जाता है रियल नंबर। तो रियल नंबर में ये भी आ जाएगा आपका, जैसे √2 हो गया, √3 हो गया, ये सब। ठीक है, मतलब जो संख्या परिमेय होती है और अपरिमेय होती है उसको हम क्या बोलते हैं? रियल नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, ठीक है, डेसिमल फ्रैक्शन। तो डेसिमल फ्रैक्शन में वो क्या होता है जिनमें भाग हमेशा जिनमें 10 से भाग किया जाता है, जैसे 3/10 है, 5/100 है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न बोलते हैं। ठीक है, 7/100 है, 5/100 है, 1000। ठीक है, जिसमें 10 से भाग होगा। अगला क्वेश्चन आता है आपका अत्रिभाज्य संख्या है। ठीक है, प्राइम ट्रिपलेट नंबर। तो वे 3 प्राकृतिक संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक है HCF 1 हो तो वो अत्रिभाज्य संख्या कहलाती हैं, जैसे 8, 9 तथा 25। देखिए दोस्तों, थोड़ा सा जल्दबाजी में आगे लिख गया 25। ठीक है, 8, 9 तथा, देखिए दोस्तों, इस जो चैनल पर आप वीडियो देख रहे हैं ना अभी, ये आपका पहला यूट्यूब चैनल है जो आपको फुल HD 1080p की क्वालिटी देता है। ठीक है, अगर आप इसको लैपटॉप में या किसी भी जगह जूम करके देखेंगे तो बहुत अच्छी आपको क्वालिटी मिलेगी। ठीक है, इसलिए देखिए हमने सारे क्वेश्चन हाथ से हैंड टू हैंड रिटर्न होते हैं, इसलिए इसमें एडिटिंग पॉसिबल है। ठीक है, और बहुत से चैनल क्या करते हैं, फोटो PDF वीडियो बना के आपको जबरदस्ती की वीडियो देते हैं और जो आपके लिए उतना अच्छा नहीं लगता आपको देखने में। ठीक है, तो छोड़िए इस बातों को, आगे देखते हैं वीडियो को। तो अत्रिभाज्य संख्या कौन सी होती है? जिनका HCF 1 हो। ठीक है, जैसे 8, 9 और 25। तो आप समझ गए ना HCF 1 का मतलब, यहाँ समझे कि नहीं? जैसे इनका मासा क्या होगा? 1 होगा ना, आप समझ पा रहे हैं ना? इनका मासा, क्योंकि देखिए 8 का क्या होगा लास्ट, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 का 3 गुणे 3, 5 का 5 गुणे 5। तो इसमें कुछ कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा, तो इसमें कॉमन फैक्टर 1 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया। तो एक चीज और, छोटी सी चीज, बहुत नॉर्मल सी चीज है जो लेकिन टेट में आ सकती है। 0, 1, 2, 0 से लेकर 9 तक के जो अक्षर होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? उसको हम अंक बोलते हैं, सॉरी हिंदी में अंक बोलते हैं। और जो 10, 11, 12 से शुरू होता है उसको हम नंबर कहते हैं। ठीक है, पेपर में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, जो हमारा 10 है, ऐसा पेपर पूछ लेंगे 11 है, या आपका अंक है या नंबर, तो उसको आपको टिक क्या करना रहेगा? नंबर लिखना रहेगा। तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो जरूरी है आपके लिए। ठीक है, अब आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों एक क्वेश्चन देख लेते हैं, संख्या पद्धति से कैसे आ सकता है, नंबर सिस्टम से। तो 5 अंकों की, जैसे ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपका कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी जो 137 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन आएगा, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ना, तो पहले 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होगी? 999 4 5 बार 9। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगी हमारी। किससे भाग करना है? 137 से भाग करके देखना है। ठीक है, तो कितनी बार जा सकता है ये? आइए ट्राई कर लेते हैं। 7 बार जाएगा ये जहाँ तक। तो 7 7 49 का 9, 7 त्रिक 21, 4 25, 7 एकम 7, 2 9। ठीक है दोस्तों, तो घटा लेते हैं। 9 में से 9 गया 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 9 गया 0। ठीक है, ये अब कितनी बार जाएगा बताइए दोस्तों? 2 बार जाएगा कि 3 बार जाएगा? 137 को 3 बार गुणा करके देखते हैं। 2 बार ही जाएगा। ठीक है, 137 गुणे 2 करेंगे, 2 7 14 का 4, 2 3 6 1 7, 2 एकम 2। ठीक है, 9 में से 4 गया 5, 10, यहाँ पर कितना बचा दोस्तों? 10, 10 में से 7 गया 3, यहाँ बचा 1, आगे आ जाएगा 9। अब कितनी बार जाएगा देखते हैं। हाँ दोस्तों, तो ये 1370 में होगा मैक्सिमम, तो हाँ 9 बार चला जाएगा पूरा गुणा। 9 बार गुणा करते हैं। 9 7 63 का 3, 9 त्रिक 9 18, 9 त्रिक 27, 27 6 कितना होता है दोस्तों? 33, 9 एकम 9, 9 3 12। ठीक है, घटा लेते हैं, यहाँ बचा 6। ठीक है, यहाँ से 5 में से 3 गया 2, 3 में से 2 गया 1। ठीक है, बचा 126। तो वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करनी थी जो इससे पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक है, तो हमारा शेषफल कितना बचा? 126 बचा। ठीक है, तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या ज्ञात है? ठीक है, 5 अंकों की 1 2 3 4 5। ठीक है, इसमें अगर हम 129 घटा देंगे, ठीक है, तो हमें वो बड़ी से बड़ी संख्या निकल जाएगी। ठीक है, घटा देते हैं, कितना बचा? 9 में से 9 गया 129 आया था ना हमारा, नहीं दोस्तों सॉरी 126 आया था हमारा।
तो इसको सही कर लेते हैं। गलत है यहाँ पर, हो जाता दोस्तों जल्दी जल्दी में। ठीक है, तो 126 घटाना में यहाँ पर कितना था, 126 लिख लेते हैं। तो 9 में से 6 गया, कितना बचेगा 3, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, 9, 9। ठीक है, अब इसमें 137 से भाग करेंगे ना तो पूर्णतः विभक्त हो जाएगी और सबसे बड़ी संख्या यही होगी। ठीक है दोस्तों, तो आपको पता चल गया ना कि संख्या पद्धति से आपका कैसा क्वेश्चन आने वाला है। नंबर सिस्टम से ऐसे कोई क्वेश्चन आएगा कि कोई भी संख्या दे दी जाएगी, या तो उसका गुणनफल दे दिया जाएगा, या तो उनका लिखा रहेगा इसका योग तथा अंतर ऐसे, तो ऐसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपका पहला टॉपिक से ऐसा क्वेश्चन बनने वाला है। अब एक अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण से। तो दोस्तों सिंप्लीफिकेशन से कुछ ऐसा क्वेश्चन आ सकता है जोड़ घटाने वाला। ठीक है, तो उसमें कुछ बड़ा जोड़ होगा, गुणा होगा, भाग होगा, सब कुछ होगा। तो हम आपको लिए एक ट्रिक के साथ लाए क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन देखिए, ठीक है, सबका लास्ट अंक देखिए जरा, ये प्लस का 2 है, ये माइनस का 2 है, ये प्लस का है, ये माइनस का है। ठीक है, मतलब ये माइनस का है, ये प्लस। ठीक है, तो ये 2 से कट गया, माइनस वाला प्लस से कट गया, फिर 9 में से 2 गया 7, मतलब आंसर तो लास्ट में 7 ही आने वाला है। ठीक है, कोई भी वैल्यू आएगी जिसमें अंत में 7 आने वाला है। तो ये आपकी ट्रिक होगी जिसे आप विद इन सेकंड कर सकते हैं। तो आप पूरी तरीके से इसको जोड़ घटाना है तो लिखना पड़ेगा दोस्तों, थोड़ी मोटी पेंसिल यूज करते हैं। ठीक है, 5 4 7 8 9। ठीक है, क्या क्या घटाना, 8 4 6 2, 8 4 6 2, 2 8 2, 2 8 2, 7 4 2। ठीक है, इसको क्या करना है घटाना में। ओहो, थोड़ा सा ध्यान देना होगा दोस्तों, इसमें से ये घटाना है, थोड़ा सा ध्यान देना होगा। फिर उसके बाद जोड़ भी है, घटाना भी, सबको नहीं घटाना है ना। तो कैसे करेंगे, अलग अलग घटाना पड़ेगा लग रहा है, तो अलग अलग घटा लेते हैं। ठीक है, वहां पर आप घटाएंगे तो ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा। 9 में से 2 गया 7 बच जाएगा, 8 में से 6 गया 2 बचेगा, 7 में से 4 गया 3, 14 में से 8 गया। ठीक है, एक हासिल जाएगा, 14 में से 8 गया 6। ठीक है, यहाँ बचेगा 4, तो ये हो गया। ठीक है, इतना हमने सॉल्व कर लिया। उसके बाद ये 282 जोड़ना है, तो 282 में हम जोड़ देते हैं। ठीक है, प्लस का 282, तो कितना हो गया 7 2 9 हो गया दोस्तों, 8 2 10 का 0, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, एक हासिल आ गया था ना, 6 4। ठीक है, इतना आ गया। अब माइनस 742 घटाना है, तो घटा लेते हैं, 7 4 2। ठीक है, 9 में से 2 गया 7, यहाँ 0 है ना, तो एक हासिल आ गया, तो 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 5, 5 में से 7 गया, नहीं जाएगा तो एक हासिल जाएगा, 15 में 7 गया 8। ठीक है, यहाँ से एक हासिल दिया तो यहाँ बचेगा 5 4। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा 45,867। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे क्वेश्चन आपके सिंप्लीफिकेशन से आएंगे। किससे आएंगे, सिंप्लीफिकेशन से। ठीक है, SIMPLICATION। ठीक है, सरलीकरण से, इसकी हिंदी होती है आपकी सरलीकरण। ठीक है, तो आपने कोचिंग ट्यूशन व्यूशन में काफी पढ़ा होगा, तो आप ऐसे अभ्यास कर लेंगे। ठीक है, आपको हर तरह का हम क्वेश्चन दिखा देंगे कि आप पेपर में जाए तो याद रहे कि क्वेश्चन कहाँ से आया है। तो अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। तो दोस्तों हमारा प्रतिशत और अनुपात से ऐसा क्वेश्चन आने वाला। ठीक है, प्रतिशत और अनुपात से कैसा क्वेश्चन आएगा आपका, जैसे ऐसा क्वेश्चन आएगा कि एक कॉलेज में लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात। ठीक है, हम एक ही क्वेश्चन में आपको दोनों कंप्लीट करेंगे। अनुपात मान लीजिए 7:8 दे रखा है। ठीक है, यदि लड़के और लड़कियों की संख्या में क्रमशः 20% और 10% की वृद्धि होती तो नया अनुपात क्या होगा। तो आपका ये, ठीक है, तो लड़के तथा लड़कियों की संख्या अनुपात कितना दिया था, पहला मान लेते थे 7x है अनुपात और दूसरा 8x है। ठीक है, ये था। अगर लड़के और लड़कियों की संख्या में क्रमशः अनुपात 20% और 10% बढ़ जाते हैं। ठीक है, मान लेते हैं लड़कों की संख्या पहले 100 थी। ठीक है, तो उसमें 20% बढ़ गई, तो 20 गुणे 7x बटे 100। ठीक है, 20% बढ़ी है ना। और लड़कियों की संख्या में कितना अनुपात बढ़ा दोस्तों, 8x माना था, तो उनमें 10% बढ़ा है। ठीक है, ठीक है, तो
इंटू 110/100। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया। ये वाला दोस्तों गुणा में, इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, हटा ही देते हैं। ये ऐसे गुणा का चिन्ह है यहाँ पर। ठीक है, तो क्या क्या बचा, जो जो कटेगा उसको हम काट लेंगे अभी। तो दोस्तों और इसको काट लेते हैं। 2 पंजे 10, 2 छंग 12। ठीक है, तो ये कैसे कट जाएगा, 2 चौके 8, 2 पंजे 10। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, 7 गुणे 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 42x/5 अनुपात में हो जाएगा दोस्तों 11 गुणे 4 हो जाएगा। कितना बचा, 2 चौके 8। ठीक है दोस्तों, 11 गुणे 4 कितना हो जाएगा, 44x/5। ठीक है, तो इस x से x कट जाएगा हमारा, तो 5 से 5 कट जाएगा अनुपात में ना सब, तो बचेगा आपका 42 अनुपात में 44। ठीक है, अगर ये विकल्प नहीं दे रखा तो 2 से और काट लेंगे दोनों में, तो कितना हो जाएगा 21/22। ठीक है, देखिए दोस्तों ये दोनों 2 से कट सकता था, इसलिए हमें बिल्कुल छोटा करके सिंपलेस्ट फॉर्म करना रहता है। ठीक है, जितना अधिक से अधिक कट जाए काट लेते हैं। तो आपका अनुपात और क्या, अनुपात और दोस्तों प्रतिशत और अनुपात से आपका ऐसा ही प्रश्न आने वाला। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, तो सिंपल से क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे दोस्तों टेट में। तो मुझे आप यकीन है कि आपने काफ़ी तैयारी कर रखी होगी टेट के लिए, आपके कोचिंग वालों ने अच्छे से पढ़ाया होगा। अगर आप उन्होंने ऐसे क्वेश्चन नहीं बताए तो आपको काफ़ी दिक्कत हो सकती है पेपर में। ठीक है, तो हमने आपके लिए 3 मैथ के पेपर के सेट सॉल्व कर रखे हैं। ठीक है, 3 पेपर सेट, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर टाइम मिले तो आप जरूर देखिएगा, ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख सकते हैं, तीनों शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा यहाँ से बनेगा समय, कार्य, गति और दूरी से। ठीक है, तो इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, चलिए देख लेते हैं जल्दी से कि कोई जैसा एक क्वेश्चन आ सकता है। एक कोई ट्रेन 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को एक तार के खंभे को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा गया कि एक 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, एक खंभे के तार को पार करने के लिए, एक खंभा है कोई, उसको पार करने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो पहले रेलगाड़ी की चाल कितनी दे रखी है, ये देखिए 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, ये किलोमीटर में दे रखा है एक, और ये हमारा मीटर में दे रखा है देखिए दोस्तों। ठीक है, 1 किलोमीटर में, या तो दोनों को, इसको भी किलोमीटर में बदल लें या तो इसको भी मीटर में बदल लें, चॉइस हमारी होगी। ठीक है, तो इसकी चाल हमें कितनी दे रखी है, रेलगाड़ी की चाल दे रखी है 72, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, किलोमीटर km प्रति आवर। ठीक है, तो इसको हम मीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों, किलोमीटर है तो इसको मीटर में, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है दोस्तों। ठीक है, और 1 घंटे बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है, गुणे 60 सेकंड, तो मीटर पर सेकंड कर देंगे। ठीक है, 1 0 ये 0, ये वाला ये 0, 2 पंजे 10, 2 3 6। ठीक है दोस्तों, तो कितना बचेगा यहाँ पर, 72 गुणे 5/6 3 18। ठीक है दोस्तों, तो पेन चेंज कर लेते हैं, 18 कम 18, 18 से 72, तो आ गया यहाँ पर 20 सेकंड। ठीक है दोस्तों, इसकी चाल अब सेकंड में हमने ले आई, 20 सेकंड आ रहा है। एक चीज और हम यहाँ पर देख लेंगे, तो इसको मैंने कैसे, थोड़ा सा ये देख लीजिए आप, 1 किलोमीटर बराबर होता है दोस्तों, कि मतलब किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, और 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट होता है दोस्तों, ये हमने पढ़ा है। ठीक है, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड। ठीक है, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं ना हमारे, SECOND। ठीक है, सेकंड। तो वैसे यहाँ पर चेंज कर लिया गया, यहाँ पर नीचे लिखा था 1 घंटा ना, तो 1 घंटा बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 घंटा बराबर हो जाएगा 60 मिनट गुणे 60 सेकंड। ठीक है, तो टोटल 3600, 6 36। ठीक है, तो ये सब अलग कर लेते, तो यहाँ पर ये ऐसे आता है 60 गुणे 60, यहाँ ऐसे आता है। ठीक है, आप कंफ्यूज ना हो इसलिए आपको करके दिखा दिए। तो वह क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है, पढ़ते हैं।
तो दोस्तों हम क्वेश्चन में ये देखते हैं क्या आया था हमारा 20 सेकंड, क्योंकि जो रेलगाड़ी हमारी 20 सेकंड में 1 मीटर चलती है। ठीक है, ठीक दोस्तों तो यहाँ एक चीज हमने आपको सही से दिखानी, यहाँ पर होगा आपका सेकंड नहीं होगा, सिर्फ मीटर पर सेकंड होगा ना जो चलाई है हमारी। तो ये होगा आपका पूरा, इसको ऐसे लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड। देखिए इसकी इकाई लिखना बहुत जरूरी है दोस्तों। ठीक है, तो जो हमारी ट्रेन होती है 20 मीटर हमारी चलने में, वो कितना टाइम ले रही है? 20 मीटर चलती है हमारी ट्रेन 1 सेकंड में। ठीक है, तो दोस्तों 200 मीटर चलने में कितना टाइम लगेगा? क्वेश्चन में पूछा है ना, एक रेलगाड़ी को 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी को पार करने में। ठीक है, 20 मीटर 1 सेकंड में हो रहा, तो 200 मीटर कितने में हो जाएगा? ऐसे लगा देंगे, 200 मीटर हो जाएगा दोस्तों 200 गुणे 1/20। ठीक है, ये 0 से 0 कट गया, ये आ गया 10, तो आंसर हमारा आ जाएगा 10 सेकंड। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो पार करने में कितना समय लगेगा? तो सिंपल सा आंसर हो जाएगा 10 सेकंड। ठीक है दोस्तों ना, 10 सेकंड आप समझ में आ गया। तो अतः हम ये भी कह सकते हैं कि हमारी जो ट्रेन है 10 सेकंड में 200 मीटर तय करेगी। ठीक है, क्योंकि 200 मीटर के खंबे को ही पार कर रही ना, तो ये भी कह सकते हैं हम 10 सेकंड में वह 200 मीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, 200 मीटर दूरी तय करेगी। ठीक है, तो ये करना था हमारा। अब आते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जल्दी जल्दी टॉपिक खत्म करना है ना आज दोस्तों। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो वर्क एंड टाइम का है। ठीक है, आपका कार वाला और कितने दिन में कौन सा काम होता है, इसका एक क्वेश्चन आना आपके पेपर में लगभग श्योर है। ठीक है, आना ही आना है। तो ए और बी किसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। ए अकेले उस कार्य को 9 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, ए अकेले उस कार्य को 9 दिन में पूरा कर रहा है, तो बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है, हमें ये बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा है, जब ए प्लस बी मिलके काम कर रहे हैं तो कितना टाइम लगता है? 6 दिन लगता है। ठीक है, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, बताइए दोस्तों। ए प्लस बी एक दिन में 1/6 भाग काम करेंगे ना दोस्तों। ठीक है, तो अब वैसे ही ए अकेले जब काम करता है, ठीक है, तो ए अकेले कुल काम करेगा 1/9 भाग। ठीक है, तो बी की वैल्यू हमें निकालनी, बी अकेले कितने दिन में करेगा। तो सिंपल सी बात है, जो ए प्लस बी मिलके काम किए थे और ए का काम हम घटा देंगे तो हमें बी का काम आ जाएगा। तो बी हो जाएगा, इसका लासा कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 हो जाएगा। 6 3 18, 9 दूनी 18, 1/18। ठीक है, तो यहाँ से बी का वैल्यू आ जाएगी 18 दिन। बी उसी काम को 18 दिन में अकेले पूरा कर सकता है। ठीक है, यह एक और तरीका था करने का कि ए और बी किसी काम को 6 दिन में कर ले रहे हैं। ठीक है, तो ए उसी काम को 9 दिन में कर रहा है, ए उस काम को 9 दिन में कर रहा है, तो बी कैसे होगा। ठीक है, तो इसको हम ट्रिक से निकाल सकते हैं, लेकिन ट्रिक अगली वीडियो में देखेंगे दोस्तों हम लोग। तब तक जल्दी जल्दी, अभी इस वीडियो का हमारा मकसद है कि सिलेबस खत्म करना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों हमारा अलजेब्रा या बीजगणित कैसा क्वेश्चन बनेगा, तो ये देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि x + 1/x की वैल्यू हमारी 3 दे रखी है, तो हमें इस समीकरण का मान निकालना। ठीक है, कैसे करेंगे आइए देख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, एक सेकेंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्तों, x² + 1 बराबर इधर चला जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, इसका एलसीएम ले लिए थे, कैसे लिए थे देखिए, x² + 1/x बराबर 3। ठीक है, तो ऐसे हो गया ना। तो इसमें से हम दो वैल्यू निकाल लेते हैं दोस्तों। तो पहले एक x² की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगी हमारी 3x - 1। तो x² की वैल्यू हम क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी। देखिए दोस्तों x² दे रखा है ना,
तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल के हमें फायदा मिलेगा इसका, ठीक है। तो अभी इसी समीकरण में एक और हम काम कर सकते हैं, 3 से गुणा कर सकते हैं ना दोनों पक्षों में, 3 से गुणा कर सकते हैं ना, 3 से गुणा, लेकिन दोनों पक्षों में करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 से गुणा करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, इधर हो जाएगा 9x माइनस 3, ठीक है। तो इससे हमें फायदा क्या मिलेगा ये देखेंगे, 3x स्क्वायर ये सब हो गया, यहाँ पर था ना ऊपर अंश में 3x स्क्वायर, तो अब इसकी जगह मान रख देंगे, बस हो गया हमारा क्वेश्चन। 3x स्क्वायर की जगह ये रखेंगे 9x माइनस 3, ठीक है, 9x माइनस 3, ठीक है, माइनस 4x प्लस 3, क्वेश्चन में जो था माइनस का 4x प्लस 3, ठीक है, बटे में एक्स स्क्वायर की जगह हमने क्या वैल्यू निकाली थी, ये ना 3x माइनस 1, 3x माइनस 1, ठीक है दोस्तों। तो पहले से माइनस एक्स प्लस 1 दे रखा है, माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, ये से ये कट गया, प्लस 1 से प्लस 1, ठीक है ना दोस्तों। और क्या क्या बच रहा है देख लेते हैं, प्लस का 3 है ना, माइनस का 3 कट गया, 9 में से 4x घटा 5x, ऊपर बचेगा दोस्तों, नीचे कितना बचेगा, 3 में से 1x घटा 2x, तो आंसर कितना आ जाएगा, 5/2 आएगा ना। तो देखिए दोस्तों कितना आसान था ये क्वेश्चन करना, ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में जरूर आने वाले हैं कल, ठीक है, मतलब 18 तारीख को जो भी पेपर होगा आपका भी, तो बीजगणित से ऐसे क्वेश्चन बनेंगे आपके कि x प्लस 1/x या कोई भी वैल्यू दे दी जाएगी जैसे यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो हमने आपको ऐसे कम से कम नहीं तो 5-6 क्वेश्चन अब तक हम बता चुके हैं, तो अगर आपने वीडियो ना देखी तो जरूर देखें। तो अब ये क्वेश्चन मेंसुरेशन का करेंगे तुरंत। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चन में मेंसुरेशन का एक क्वेश्चन हम देखते हैं खाली, इसमें दे रखा है एक वर्ग के विकर्ण की लंबाई 15√2 सेंटीमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल होगा। तो दोस्तों हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, और इसका परिमाप कितना होता है दोस्तों 4a, ये होता है हमारा इसका परिमाप। तो हमें सब कुछ इसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, ठीक है, परिमाप, ये होता है इसका क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, वर्ग का, ठीक है। तो दोस्तों हमें इसके विकर्ण की लंबाई दे रखी, मतलब विकर्ण ये होगा ना आपका 15√2, ठीक है। तो दोस्तों हमें इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए सबसे पहले इसकी भुजा की जरूरत होगी, तो ये भुजा मान लें ए होगी, ये ए होगी दोनों, ठीक है। देखते हैं ये ए होगी तो ये वाली कितनी होगी दोस्तों, a√2 होगी, कैसे, पाइथागोरस प्रमेय से ए स्क्वायर, ठीक है, तो 2a स्क्वायर हो जाएगा, तो अंडर रूट पर 2a स्क्वायर का अंडर रूट 2 बचेगा और a बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे, तो दोस्तों इसके हम भुजा कैसे निकालेंगे, तो भुजा निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, तो इसका हमें विकर्ण से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। विकर्ण बराबर कितना दे रखा, 15√2, ठीक है दोस्तों। तो अंडर रूट 2 कट जाएगा, तो एक वैल्यू 15 आ गई, मतलब इसकी एक हमें भुजा पता चल गई 15 होगी। तो इसका क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, आपको बताया ना भी, भुजा का स्क्वायर बराबर मतलब या ए स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा इसे लिख लेते हैं ए स्क्वायर। तो इसको 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, इसका स्क्वायर होता है 225 वर्ग, देखते हैं किसमें दे रखा है क्वेश्चन में, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है दोस्तों। यहाँ भी इसकी इकाई लिखना आप नहीं भूलेंगे, हर जगह इकाई लिखना बहुत जरूरी, चलिए ठीक है, तो टिक मार्क रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो दोस्तों हम कैसे निकाले थे एक बार पूरा क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं, ठीक है। वर्ग के विकर्ण की लंबाई में ये दे रखी थी, क्षेत्रफल पूछा गया था, तो चारों भुजा हम समझ गए कैसे होती है, ए होती है, तो विकर्ण बराबर ये हो गया, ठीक है। तो विकर्ण को हम कंपेयर कर लेंगे, अंडर रूट 2 बराबर 15√2, रूट 2 कट गया, तो हमें भुजा बराबर 15 निकल गया, तो भुजा निकल गया तो इसका क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा का स्क्वायर, तो इसकी भुजा आ गई हमारी, ठीक है। तो ऐसे हम कर लेंगे। तो दोस्तों ये तो आपके समझाने के पर्पज से है कि आपने अगर ये पढ़ा हो तो भूल गए हो, तो इसके लिए ये वीडियो बनाई गई है, ठीक है। तो आई होप आपने ये सब पढ़ चुके होंगे, आपके कोचिंग वालों ने अच्छे से पढ़ाया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों ज्यामिति से कैसा क्वेश्चन आएगा, देखिए ज्यामिति से भी क्वेश्चन आने वाला है आपके पेपर में, देखिए हर टॉपिक को आज हम कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। तो आप
अगर आपके कोचिंग वालों ने इस पे से कुछ भी ना पढ़ाया हो ना, तो अभी उठिए, जाइए कोचिंग वालों के पास और कहिए हमें ये पढ़ाइए, हमने आपको पैसे दिए हैं पूरे, ठीक है। तो इसके भी 50 क्वेश्चन बनते, जिसमें से एक क्वेश्चन आएगा पेपर में आपके। तो आप अगर आपने इसको मिस किया है तो आपने गलती की है, ठीक है। तब तक इस वीडियो को देख के शुरू करते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि किसी बहुभुज के अंतःकोणों का योग अगर 1620 है तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या होगी, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हमने करा चुके हैं पहले से, ठीक है। ऐसा नहीं तो कुछ अलग क्वेश्चन था, लेकिन बहुभुज का ही था, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। लेकिन यह एक अलग क्वेश्चन है, ठीक है। तो भुजाओं की संख्या निकालने के लिए इसका फार्मूला होता है 2n-4, रुकिए दोस्तों सही से लिखते हैं, 2n-4 इंटू π/2, ठीक है। अगर अंतःकोणों का योग हमें दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा था 1620, ठीक है, यहाँ पर ये डिग्री में दे रखा था, ठीक है। तो अगर इसको डिग्री को चेंज करना होता है तो हम क्या करते हैं, तो हम इसको π/180 से और गुणा करते हैं, ठीक है, ये डिग्री हटाने के लिए। इतना हो गया, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, जो आएगा वही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। नॉर्मल सा क्वेश्चन था, ऐसा पेपर में आएगा आपके। 2 एकम 2, 2 9 18, 90 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ एक जीरो से ये वाला जीरो कट गया, कितना बच गया अभी अपने में देखते हैं। तो दोस्तों इसको भी काट लेते हैं, चलिए अगले लाइन में काटेंगे, नहीं तो आपको समझ में ना आया था। 2n-4 यहाँ बचा, ठीक है, पाई तो कट चुका है और यहाँ कुछ बचा नहीं, यहाँ बचा है 162/9। तो इसको 9 से काट के देखते हैं एक बार। 9 एकम 9 बचा 7 और 2, 9 8 72, ठीक है दोस्तों। तो इसको आगे लिख सकते हैं 2n-4 बराबर 18 बचा, यहाँ पर कितना हो जाए 18 बचा, ठीक है। तो 2n बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों 18 प्लस 4 हो जाएगा, इधर जाएगा प्लस में हो जाएगा ना, 4 बराबर ये हो जाएगा 18 4 22। तो दोस्तों n बराबर हमारा क्या हो जाएगा 22/2, तो n बराबर आ जाएगा हमारा एक तो टाइम कम बचा ना, इसलिए दोस्तों जल्दी जल्दी आपके लिए वीडियो बनानी पड़ रही है, और कुछ नहीं है। n बराबर 11, ठीक है। मैथ ही है जो आपका पूरा बेड़ा पार करा देगी टीटी में अकेले, ठीक है, क्योंकि मैथ में हमको पता है कि कहाँ तक क्वेश्चन आना है, खाली इसमें थोड़ा सा अंक परिवर्तन हो जाएगा, अंक डिजिट चेंज हो जाएगी बस। और आपको हिंदी संस्कृत नहीं पता कि क्या क्वेश्चन आने वाला है, कुछ भी नहीं पता दोस्तों, ठीक है। तो आपको गणित में प्लीज आपको 30 नंबर करने हैं दोस्तों, ठीक है। तो आप जरूर पास हो जाएंगे, नहीं तो आपको वही एक एक नंबर के लिए रोना होगा। एक नंबर से बैक आती है, एक नंबर से लोग पास होते हैं, ऐसा ही होता है, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। तो दोस्तों अगला टॉपिक आता है हमारा औसत, ठीक है। इससे भी हमारा एक क्वेश्चन पेपर में आना है। औसत मतलब इंग्लिश में इसको बोलते हैं एवरेज, क्या बोलते हैं AVERAGE, ठीक है। स्पेलिंग आप मत जाइए मेरी राइटिंग पर, जल्दी जल्दी देखना, टाइम कम है, ठीक है। अगर हमें क्वेश्चन आता है कि सम संख्याओं का औसत कैसे निकालना है, तो उसका हो जाता है n+1। जैसे अगर क्वेश्चन ये आएगा पहले 5 सम संख्याओं का औसत बताइए, ठीक है दोस्तों। तो पहले 5 सम संख्या का औसत निकालना है, ठीक है। सम संख्या आप समझ रहे हैं ना, जो 2 4 8 2 4 6 8 होता है। पहले 5 सम संख्या का औसत अगर निकालना है, क्या निकालना है, चलिए पूरा ही लिख लेते हैं आराम से, ठीक है दोस्तों। अगर आप टॉपर हैं तो आप वीडियो को बढ़ा बढ़ा के देखेंगे, ठीक है, कोई आराम से देखने की जरूरत है। पहली 5 सम संख्या का औसत, तो इसका फार्मूला होता है n+1, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा n+1। तो पहले 5 बोल रहा है तो n की जगह कितना हो जाएगा 5 + 1, ठीक है। तो बस 6 आंसर हो जाएगा। आप कुछ नहीं करना, आपको संख्या नहीं लिखनी है 2 4 6 8 करके जोड़ घटाना कुछ नहीं करना है, बस इतना करना है। फार्मूला याद होना चाहिए आपको, नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये। अगर ये क्वेश्चन दूसरा आता है, ऐसे क्वेश्चन आएगा आपका जैसे कि विषम संख्याओं का औसत निकालिए, पहली 5 विषम संख्याओं का, या पहली 10 विषम संख्याओं का औसत, या पहली 100 विषम संख्याओं का। तो बस कुछ नहीं करना है, विषम संख्या देखते ही अगर मान लिया आ जाता है ये क्वेश्चन, पहले 10, पहले 2, पहले 100, पहले 1 लाख, पहले 10 करोड़, कुछ भी आएगा, जो जितना बोलेगा उतना ही आंसर होगा। पहले 10 विषम संख्या का औसत निकालना है जैसे, ठीक है। पहले 10, आप लोग राइटिंग पे मत जाइए दोस्तों, ठीक है, आपको यहाँ पढ़ना जरूरी है, मेरी राइटिंग जरूरी नहीं भी। पहली 10 विषम संख्या का औसत, ठीक है। और बहुत से लोग तो मेरी राइटिंग के लिए वीडियो को डिसलाइक कर देते हैं, क्या बताएं उनको। तो पहली 10 विषम संख्याओं का औसत क्या बोला, इसका फार्मूला क्या होता है हमारे दोस्तों, ये देखिए यहाँ से आ रहा है ना, n होता है, तो पहली 10 बोला है तो बस 10 आंसर हो जाएगा।
विषम संख्या मतलब जो भी बोलेगा वही आंसर होगा। पहली 10 तो 10 आंसर, पहली 100 तो 100 आंसर, पहली 1 लाख तो 1 लाख आंसर, पहली 2 तो पहली 2 आंसर। ठीक है, जितना बोले वही एन आंसर हो जाएगा। ठीक है, सम संख्याओं में जो बोलेगा उसको एक जोड़ के निकालेंगे। ठीक है, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, ना सम पूछे ना विषम पूछे, खाली सीधे ये पूछ ले, क्या पूछेगा देखते हैं कि 1 से 21 तक या 1 से 20 तक या 1 से 100 तक की संख्याओं का औसत क्या होगा। तो इसका फार्मूला क्या होता है हमारा, n+1/2। ठीक है, पहले 1 से 21 के निकालेंगे तो 11 आ जाएगा। कैसे आएगा, कैसे आएगा दोस्तों, 1 से 21 तक की संख्याओं का औसत निकालना तो यहाँ 21 रख देंगे, 21+1/2 बराबर 11। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। तो हमने आपको 3 तरह के औसत बता दिए। ठीक है, अगर 21 तक का पूछेगा तो ऐसे लिखेंगे 21+1, इसलिए हम आपको पूरा एक एक सोल्यूशन दे दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 22। ठीक है, ये 22/2 हो जाएगा, इसको काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 11। ठीक है, ये 11, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 11 दिख रहे हैं ना दोस्तों, आप लोग को हाईलाइट कर दे रहे हैं, ये देखिए ये वाला 11। तो थोड़ा सा और देखेंगे कुछ इसमें इंपॉर्टेंट चीज। तो दोस्तों औसत का क्वेश्चन पेपर में आपका कैसे आएगा, देखिए ऐसे आएगा कि मान लीजिए किसी कक्षा के 30 छात्रों का औसत 15 वर्ष है। ठीक है, औसत का क्वेश्चन है तो औसत ही पूछेंगे ना। 30 छात्रों का औसत 15 वर्ष है। यदि एक और छात्र की आयु, ठीक है, यदि एक और छात्र की भी आयु शामिल कर ली जाए। ठीक है, पहले 30 छात्र थे ना, तो 15 था, अगर 31 छात्र हो जाते तो उनके औसत 16 वर्ष हो जाता है। तो शामिल हुए छात्र की आयु क्या होगी। ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा दोस्तों आपके टेट में। इससे एडवांस तो नहीं आएगा ना, तो इससे सरल आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, पढ़ लेते हैं। तो इसके लिए एक फार्मूला हम यूज करेंगे, शामिल हुए छात्र की आयु क्या होगी। तो लिख लेते हैं भाई, शामिल हुए छात्र की आयु, शामिल हुए छात्र की आयु बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, हो जाएगा बराबर नया औसत। ठीक है दोस्तों, नया औसत प्लस पुराने छात्रों की संख्या, पुराने छात्रों की संख्या गुणा में औसत वृद्धि। ठीक है, औसत वृद्धि। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे दोस्तों सॉल्व। नया औसत आपका कितना हो जा रहा है, देखिए प्रश्न में कितना दे रखा है, नया औसत हो रहा है आपका ये हो जा रहा है 16 वर्ष हो जा रहा है ना, नया वर्ष हमारा हो रहा है 16 वर्ष। ठीक है, नया औसत, सॉरी यहाँ पर प्लस का चिन्ह होगा ना, प्लस। देखिए फार्मूले से हम कर रहे हैं, कुछ अपने मन से नहीं कर रहे हैं। देखिए प्लस का साइन था तो यहाँ प्लस का आ जाएगा 16 वर्ष। ठीक है, तो पुराने छात्रों की संख्या कितनी थी हमारे पास, पहले प्रश्न में बोला ना हमारे फार्मूला में कि 30 थी, यहाँ 30 लिख देंगे, प्लस का 30। ठीक है, गुणे में औसत वृद्धि। औसत वृद्धि हमारी कितनी हो जा रही है, देखिए फार्मूला में क्या बोला है, औसत वृद्धि। औसत वृद्धि हमारी कितनी हो जा रही है, पहले 15 थी। ठीक है, अब 16 हो गई, तो कितना वृद्धि हुआ, 15 से 16 सिर्फ एक का हुआ ना दोस्तों, तो यहाँ 1 लिख देंगे, ये हो जाएगा 16 प्लस का 30। ठीक है, तो दोस्तों 16 आ गया ना। तो एक इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं इम्पोर्टेंट क्या, मेरा बर्थडे होता है 16 तारीख को, आज 16 नवंबर है, तो आज मेरा बर्थडे है। ठीक है, तो विश कर दीजिएगा टाइम मिले तो। फिलहाल सवाल देखते हैं आगे। तो 16 प्लस 30 कितना हो जाएगा दोस्तों, 46। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो नया बंदा आएगा उसका उम्र कितना पूछेगा ना, छात्र की आयु क्या होगी, तो वो छात्र की आयु होगी 46 वर्ष, 46 साल का होगा वो लड़का। ठीक है, तो ऐसे पेपर में दोस्तों क्वेश्चन आएंगे आपके औसत से। तो ये देख लिया, अब लाभ और हानि से देखेंगे जी दोस्तों। फिर लाभ और हानि पढ़ने से पहले हमें इसके कुछ फार्मूले देखने पड़ेंगे आसान से, जो आपके पेपर के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेपर में बोल दे कि लाभ निकालना है, तो लाभ के लिए हम क्या करते हैं, लाभ बराबर आपका होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब कितने रुपए में सामान बेचा गया, क्रय मूल्य मतलब कितने रुपए में सामान खरीदा गया। मान लीजिए आपने कोई सामान 100 रुपए में खरीद के उसको 120 रुपए में बेचा। ठीक है, आपने उसको मार्केट में 100 रुपए में खरीदा और घर पर आके उसको आपने 120 रुपए में बेच दिया। तो आपको दोस्तों इसमें फायदा हो रहा है ना, तो फायदा निकालने के लिए क्या करेंगे, बेचा कितने में आपने 120 रुपए में, तो ये आपका विक्रय मूल्य होगा 120, और खरीदा कितना था आपने 100 रुपए में, तो क्रय मूल्य होगा, तो आया कितना 20। ठीक है, तो ये आपका लाभ होगा।
तो ऐसे लाभ निकाल लेंगे, ठीक है। अब बात आती है हानि निकालने की। हानि कैसे निकालेंगे? जैसे हानि बराबर है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। मान लीजिए आप इसमें हानि का एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए आपने कोई सामान 100 रुपए में दुकान से खरीद के लाए, ठीक है, और उसको कोई भाई खरीद नहीं रहा, आपको सब हो सकता है सामान में कुछ खराबी निकल गई, तो आपको उसको 80 रुपए में बेचना पड़ गया। तो आपने खरीदा तो 100 रुपए में था, तो ये आपका कितना था? क्रय मूल्य। बेचा कितना दोस्तों आपने? 80 रुपए में। तो ये था आपका विक्रय मूल्य। तो आपकी हानि कितने रुपए की होगी? 20 रुपए की। तो ऐसे हानि निकाल लेंगे हम, ठीक है। दोस्तों देखते जाइए, जितनी जल्दी जल्दी हो सके आप जितना समझ सकते हैं समझते जाइए, ठीक है। रट्टा मारते जाइए जैसे भी हो सके आप, इस समय टाइम कम है। तो अगर परसेंटेज आप लाभ निकालना हो, देखिए दोस्तों ऐसे, ठीक है, तो लाभ जितना आएगा, जैसे आपका 20 आया था बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है। तो एक आपको निकाल के दिखा देते हैं। जैसे लाभ निकाल, माने कोई सामान आपने 100 रुपए में खरीद के, वही वाला एग्जाम्पल, 120 100 में खरीदा, 120 रुपए में बेचा, ठीक है। ये खरीदा था, मतलब क्रय मूल्य हो गया। ये क्या कर दिया? 120 रुपए में आपने बेच दिया, तो आपका विक्रय मूल्य हो गया, ठीक है। लाभ कितना हुआ? 100 में खरीदा, 120 में बेचा, तो 20 रुपए का लाभ हो गया ना आपको। तो कैसे होगा? लाभ बटे क्रय मूल्य। खरीदा कितना था आपने? 100 रुपए में, ठीक है, बटे गुणे 100। तो आपको फायदा कितने का हो गया? 20 आया ना। तो ये आपका फायदा हो गया आपका 20% का, ठीक है। ऐसे हो गया। प्रतिशत आप लाभ ऐसे निकालेंगे। हानि निकालना होगा, तो इसका भी हमने फार्मूला पढ़ा है। हानि बराबर होता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100, ठीक है दोस्तों। तो आइए इसके एक सवाल करके देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों इसका क्वेश्चन कैसे आएगा पेपर में, एक देख लेते हैं। जैसे कोई एक बेईमान दुकानदार है, सामान को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, ठीक है। तो मतलब क्रय मूल्य को बेचने का दावा करता है, मतलब उसने ये कहा कि भाई मैंने मार्केट से सामान 100 रुपए में खरीदा है और आपको मैं 100 रुपए में बेच रहा हूँ, ठीक है। तो आपको लगेगा हाँ यार दुकानदार तो अच्छा है, लेकिन वो एक्चुअल करता है क्या, ये देखते हैं। वह 1 किलोग्राम के स्थान पर, जैसे जो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है ना दोस्तों, तो उसके स्थान पर उसने 900 ग्राम 60 ग्राम ही बेचता है। मतलब वो चोरी से सामान को, आपको तो लगेगा वो 1 किलो दे रहा है, लेकिन वो रियल में आपको 960 ग्राम ही देता है। तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है, ठीक है। यहाँ पर लाभ लिखना भूल गए, उसे कितने प्रतिशत लाभ होगा, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन में जल्दबाजी में हो जा रहा है, टाइपिंग दिक्कत है। तो अभी आपको हमने लाभ वाला फार्मूला बताया था, तो इसमें ऐसे निकालेंगे प्रतिशत आप लाभ, ठीक है। तो त्रुटि कितना कर रहा है, मतलब त्रुटि मतलब गलती कितनी हो रही है, इसको 960 की जगह 40 ग्राम की त्रुटि हो रही ना, बटे सही मान। सही मान कितना? 1000 ग्राम रहेगा ना यहाँ पर दोस्तों, माइनस त्रुटि। चलिए दोस्तों हम लिखने की थोड़ी आदत को और सुधारेंगे कि आपको ज्यादा अच्छा दिखे, इसलिए हम बराबर बोलते रहते हैं कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ एक बार रुकिए, त्रुटि निकाल लिया जाए ना पहले। त्रुटि, फ्रूटी पिया होगा ना, तो वैसे त्रुटि। त्रुटि कितना हो जाएगा? 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है दोस्तों, ठीक है, होता है ना दोस्तों। और 960 ग्राम देता है, तो त्रुटियां हो रही हुई यहाँ पर 1000 में से 960 का 40, ठीक है। ये तो आपको पता होगा क्या। इसको मिटाते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब 1 kg मतलब 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, ठीक है ना, 1000 ग्राम। तो त्रुटि निकालिए, यहाँ पर हमने 40 आई, ठीक है। ये कितना आया? 40 ग्राम आया, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। त्रुटि कितनी आई थी हमारी? 40 ग्राम, ठीक है। सही मान कितना था? 1000 ग्राम, और माइनस त्रुटि, त्रुटि 40, ठीक है दोस्तों, गुणे का 100। तो कितना आ जाएगा दोस्तों घटाने पर? ऊपर तो 40 रहेगा, 1000 में से 40 गया, वही 960 आ गया, ठीक है, गुणे, अरे गुणे का 100, ठीक है। एक जीरो से जीरो कट गया। अब इसको काट पीट लेंगे। 4 धाम 40, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, ठीक है दोस्तों। 2 पंजे 10, 12 बार और ये जाएगा। ऊपर कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 गुणे 5 कितना होता है? 50, ठीक है, बटे 12। इसको और सरल कर लेते हैं, 2 छंग 12, 25, ठीक है। इसको लिख सकते हैं, पेन चेंज करते हैं, 25 बटे 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों?
6 चौके 24, ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना दोस्तों। तो इतने प्रतिशत का इसको लाभ होगा, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे सरल सरल आएंगे, आप टेंशन मत लीजिएगा पेपर में। ठीक है, अगर आपने अभी तक आपके कोचिंग में या कहीं भी घर में आप तैयारी कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो टेंशन मत लीजिएगा। आप इतने फार्मूलों को ध्यान रखिएगा छोटे, ठीक है, लाभ हानि में, तो ऐसे आप यूज कर लेंगे। आसान से क्वेश्चन आएंगे पेपर में, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। ठीक है, अभी आपको एक वीडियो अगली आने वाली है जिसमें हम आपको बताएंगे कि तुक्का, बहुत लोग ये सर्च कर रहे हैं कि तुक्का कैसे मारना है दोस्तों। इतनी डिमांड हो गई कि हमें बताइए सर आप तुक्का कैसे मारा जाता है, लेकिन आप उसको हम लीगल वे में बताएंगे कि बिल्कुल आपकी एक्यूरेसी होगी। आंख बंद करके तुक्का नहीं मारना होगा, आंख खोल के तुक्का मारना सिखाएंगे। चलिए तब तक एक और क्वेश्चन देखेंगे। अगला टॉपिक क्या बचा है हमारा अभी दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं विविध अंक गणित प्रश्न में से। ठीक है, ये भी आपका एक सिलेबस में दे रखा है कि टीटी में आ सकता है। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि 300 मीटर की दूरी से क्षैतिज तल पर स्थित किसी शीर्ष की चोटी का उन्नयन कोण, ठीक है, 30 अंश है, तो शिखर की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो इसका पहले फिगर बना लेंगे, कैसे बनेगा रुकिए ले लेते हैं शेप्स। चलिए फिलहाल इसमें दे नहीं रखा तो हम अपने आप से बनाएंगे। क्या लिखा है, किसी शीर्ष की चोटी का उन्नयन कोण 30 अंश है। ठीक है, इसका मान लीजिए उन्नयन कोण कितना आपका 30 अंश है। ठीक है, 300 मीटर दूरी क्षैतिज है। ठीक है, यहाँ से 300 मीटर दूरी लिखा है, 300 मीटर की दूरी से। ठीक है दोस्तों, तो शिखर की ऊंचाई ये निकालना है आपका, हाइट, ये वाली ऊंचाई आपको निकालनी है। ठीक है, क्या निकालना है आपको, ये ऊंचाई, हाइट निकालनी ये वाली। ठीक है, तो इसमें सिंपल सा फार्मूला यूज करेंगे। अब उन्नयन कोण दे रखा है ना, अवनमन कोण हमेशा ऊपर बनता है। ठीक है, यहाँ पर याद रखिए, ये हमेशा उन्नयन कोण यहाँ बनता है, उन्नयन कोण। देखिए आपके पेपर में क्या क्वेश्चन आने वाला है, आपको उससे पहले तैयार रहना होगा कि पेपर को करने कैसे कैसे क्या होगा। अगर यहाँ हमें अवनमन लिखा होता तो यहाँ अवनमन लिख देते हैं, अवनमन कोण, है ना दोस्तों। ठीक है, उन्नयन कोण अवनमन कोण, तो फार्मूला यूज करेंगे। देखिए हमने एक tan वाला सीरीज बनाई जहाँ tan sin cos के वैल्यू निकालना सिखाया है, तो उसको प्लीज आप देख लीजिएगा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा बराबर होता है दोस्तों लंब बटे आधार। ठीक है, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 1/√3 होती है। लंब हमारा इसमें क्या है, ये h दे रखा है, लंब या h मान लेते हैं। ठीक है, और आधार कितना है हमारा 300। ठीक है, तो दोस्तों अब तिरछा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, तिरछा गुणा करेंगे तो h बराबर आ जाएगा 300। देखिए इधर जाएगा ना गुणा में, 300 बटे में √3। ठीक है, तो दोस्तों √3 को कभी नीचे नहीं रखते, अंडर रूट में कोई भी वैल्यू अंडर रूट के नीचे नहीं रखी जाती। तो इसको हम क्या करेंगे, 300 बटे √3, तो √3 से दोनों ऊपर नीचे अंत व हर में गुणा कर देंगे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो √3 नीचे से चला जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 300 √3, √3 गुणा √3 3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 से ये आ गया, ये कितनी बार में कट जाएगा, 100 बार में। तो देखिए h बराबर हो जाएगा दोस्तों 100 √3। ठीक है, मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपको थोड़ा सा और सोल्यूशन करना है तो ये कर सकते हैं आप, 100 गुणे में √3 की वैल्यू होती है 1.732 करके होती है, तो h की वैल्यू हो जाएगी 173.2 मीटर। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि कैसे आपको आंसर करना है। दोनों तरह के, मान लीजिए विकल्प में ऐसा दे रखा है तो वैसा करेंगे, ऐसा दे रखा है ऐसा करेंगे। ठीक है, तो अब क्या बच रहा है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आज के लिए, तो आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। इसको फिर से आप वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, आप एक ही वीडियो में आपको पूरा सिलेबस आज हम कवर अप कर रहे हैं दोस्तों। तो हमारा शिक्षण के अध्यापन, ठीक, इससे क्या क्वेश्चन बनते हैं अब ये देखेंगे। ठीक है, तो अध्यापन गणित शिक्षण विधियों के प्रकार कितने, पहले ये देख लेते हैं हम जल्दी जल्दी। तो एक होता है आपका आगमन विधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इंडक्टिव मेथड, निगमन विधि, डिडक्टिव मेथड, विश्लेषण विधि, एनालिटिकल मेथड, एनालिटिक्स सुना है ना, संश्लेषण विधि, सिंथेसिस मेथड, प्रयोगशाला, लेबोरेटरी मेथड। ठीक है, अनुसंधान विधि,
ठीक है, ये हो गया समस्या समाधान, प्रयोजन विधि, व्याख्यान विधि, विचार विमर्श विधि। ठीक है, आपके कोचिंग्स में क्या है, इन विधियों को पढ़ाया गया है? अगर हाँ तो आपको इसको तो बहुत अच्छे से आता होगा, और पेपर में कम तो कम नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। हमने इतने प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराए, उसको देख लीजिए। अगर आपने इसको नहीं पढ़ा तो आपने बहुत बड़ी गलती की है। ठीक है, तो चलिए जितना हो सकेगा अभी आज हम खत्म करते हैं आपके लिए जल्द से जल्द। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखेंगे आगमन विधि। ठीक है, तो हाईलाइट करते हैं इसको पहले, आगमन विधि में प्रयुक्त चरण। ठीक है, तो इसको कैसे देखेंगे, तो आगमन विधि में हम सबसे पहले क्या करते हैं, सर्वप्रथम एक उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, सर्वप्रथम एक हम उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, उस उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है, निरीक्षण मतलब ऑब्जर्वेशन। उदाहरण के आधार पर एक नियम बनाया जाता है जिसे सामान्यीकरण कहा जाता है। ठीक है, उस सामान्य नियम का परीक्षण करके उसका सत्यापन किया जाता है, टेस्टिंग एंड वेरिफिकेशन। आगमन विधि के गुण क्या है, इसके हमें देखना होगा गुण। ठीक है, तो इसके गुण क्या है, ये एक वैज्ञानिक विधि है जिसमें बालकों को नवीन ज्ञान को खोजने का मौका उपलब्ध कराता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से जटिल की ओर चलकर बालक से मूर्त उदाहरणों में सामान्य नियम निकलवाए जाते हैं, जिससे बालकों में जिज्ञासा बनी रहती है। स्वयं से अधिगम करने के कारण अधिगम अधिक स्थायी रहता है। बालक स्वयं ही समस्या का निवारण अपने विश्लेषण से प्राप्त करते हैं, जिससे उनका अधिगम स्थायी रहता है और व्यवहारिक और जीवन में लाभप्रद विधि है। ठीक है, तो यह थी आपकी आगमन विधि। तो ऐसे क्वेश्चन बनेंगे कि आगमन विधि से फायदा क्या है, ठीक है, और इसको कैसे किया जाता है। तो हो सकता है इसमें आपको मिल जाए कि इसमें हम उदाहरण लेते हैं या इसका उदाहरण का निरीक्षण किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। ठीक है, तो आइए जल्दी जल्दी और विधियों को देख लेते हैं। तो दोस्तों हमारी दूसरी विधि क्या थी, निगमन विधि। ठीक है, तो इस विधि में पहले से स्थापित नियमों व सूत्रों का प्रयोग करके अध्यापक छात्रों को समस्या समाधान करना सिखाते हैं। ठीक है, क्या सिखाते हैं, फिर से पढ़ लीजिएगा अगर आपको टाइम मिले तो। नियम से उदाहरण की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर एवं प्रमाण से प्रत्यक्ष की ओर चलती है। ठीक है, यह विधि, यह एक सरल और सुविधाजनक विधि है। इसके गुण क्या क्या, प्रॉपर्टी, स्मरण शक्ति के विकास में सहायक है, संक्षिप्त और व्यवहारिक विधि है, बालक तेजी से सीखता है इसमें। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखते हैं निगमन विधि में। अब अगली विधि देख, तो दोस्तों हमारी तीसरी विधि कौन सी है, विश्लेषण विधि। ठीक है, तो इसको पढ़ते हैं, किसी विधान या व्यवस्था क्रम की सूक्ष्मता से परीक्षण करने की तथा उसके मूल तत्वों की खोजने की क्रिया को विश्लेषण नाम दिया जाता है। ठीक है, यह विधि अज्ञात से ज्ञात की ओर चलती है। इसका प्रयोग रेखा गणित में प्रमेय, निर्मेय आदि को सिद्ध करने में प्रयुक्त होता है, जैसे पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, कण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब पर बना वर्ग। विश्लेषण क्या है इसका, विधि के गुण क्या है, यह एक मनोवैज्ञानिक विधि है जो बालकों में जिज्ञासा उत्पन्न करने कर उसमें अध्ययन के प्रति रुचि उत्पन्न करती है, स्वयं समस्या का समाधान करने, हल खोजने पर बल देती है, अन्वेषण क्षमता अर्थात खोज करने की क्षमता का विकास करते हैं, स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। ठीक है दोस्तों, स्थायी ज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये थी हमारी विश्लेषण विधि। दोस्तों हमारी चौथी विधि का नाम है संश्लेषण विधि। ठीक है, संश्लेषण का अर्थ होता है अनेक को एक करना, अर्थात इस विधि में कई विधियों का उपयोग करके समस्या का समाधान करने पर बल दिया जाता है। ठीक है, संश्लेषण विधि में हिंदी पढ़ने में वर्णमाला सिखाकर तथा तब शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात शब्दों से वाक्य बनवाए जाते हैं। तो ये थी आपकी संश्लेषण विधि। हो सकता है इसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, तो अनेक को एक करना अर्थात मतलब हर तरह की विधि होता है ना, जैसे मान लीजिए पूछेंगे संश्लेषण विधि क्या है, तो विकल्प में दिया रहेगा 3-4। ठीक है, तो आपको देख के टिक करना होगा। प्रयोगशाला विधि क्या है, तो इस विधि में प्रयोग के लिए हमें एक प्रयोगशाला की जरूरत होती है जिसमें हम समस्याओं को यांत्रिक तरीके से हल करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा समस्याओं को हम यांत्रिक तरीके से हल करते हैं, जैसे पाइथागोरस प्रमेय में प्रयोगशाला में सिद्ध करना। ठीक है दोस्तों, पाइथागोरस में हम कैसे प्रयोगशाला में सिद्ध करते हैं, ये रहता है ना, तो इसमें वैल्यू मान लेते हैं दोस्तों, एक ए होगी, एक बी होगी, एक ये सी हो जाएगी। ठीक, तो दोस्तों सी स्क्वायर बराबर क्या आ जाता है हमारा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, सी क्या आपका कर्ण है, बी क्या आपका आधार है, और ए क्या है आपका ये लंब। ठीक है, लंब है। तो इसको कैसे प्रयोग सिद्ध करते हैं ये तो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, तो फिलहाल इसकी जरूरत नहीं, लेकिन ऐसे किया जाता है प्रयोगशाला विधि में। अब अगली विधि देखेंगे। तो दोस्तों ये पढ़ लेते हैं अनुसाधन विधि। ठीक है,
असंधान विधि, ठीक है, सॉरी, असंधान विधि, ठीक है, बोध पूर्वक किए गए प्रयत्न से तथ्यों को संकलित करके सूक्ष्मग्राही तथा विवेचक बुद्धि से उसका अवलोकन या विश्लेषण करके नए तथ्य या सिद्धांतों की खोज करना ये अनुसंधान विधि है, ठीक है दोस्तों। तो अब एक आ गया आपका नया विधि आता है, 7वां है समस्या समाधान विधि। क्या है? किसी समस्या का समाधान या हल प्राप्त करने के लिए क्रमबद्ध तरीके से किसी सामान्य विधि या तदर्क विधि का प्रयोग करना पड़ता है। समस्या समाधान अधिगम के अंतर्गत लर्निंग बाय सॉल्विंग प्रॉब्लम, ठीक है, अंग्रेजी में इसको बोलते हैं, के अंतर्गत जीवन में आने वाली नवीन समस्याओं के तरीके का हल निकालना संभव होता है, ठीक है। तो ये सब विधि आप देख रहे हैं, आप इसको वीडियो को रोक के आराम से पढ़ सकते हैं, ठीक है, या अपनी कॉपी में लिख लीजिए। क्वेश्चन जरूर बनेगा आपका यहाँ से 2 से 3 नंबर का, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो हमारी 8वीं विधि थी प्रयोजन विधि, ठीक है, प्रोजेक्ट मेथड। आजकल देखते हैं ना स्कूल कॉलेजों में प्रोजेक्ट लगते जा रहा प्रोजेक्टर में, ठीक है, वही है। इस विधि में किसी भी समस्या के समाधान के लिए छात्र स्वयं किसी भी समस्या का समाधान अपनी स्वाभाविक तर्क शक्ति के द्वारा जानकारी प्राप्त करता है तथा उससे अपने व्यवहार में परिवर्तन करके समस्या का हल खोजता है, ठीक है। इस विधि में समस्या का हल खोजने के लिए प्रयोजनपूर्ण कार्य किए जाते हैं। अगला आता है आपका व्याख्यान विधि, लेक्चर मेथड। जो कॉलेज में जाते हैं ना, कहते हैं ना बहुत लेक्चर दे रहे हैं, तो वही यही है। तो इस विधि शिक्षण की सबसे प्रचलित विधि है। इसमें एक कुशल अध्यापक अपने व्याख्यान द्वारा पूरी कक्षा या एक समूह को उसकी समस्या के समाधान की विधि से परिचित कराता है, ठीक है दोस्तों। और लास्ट आता है आपको विचार विमर्श विधि, डिस्कशन मेथड। तो इस विधि में बालक व अध्यापक अपने तर्कों द्वारा अपनी समस्याओं को एक दूसरे के अनुभव व ज्ञान के आधार पर सुलझाने का प्रयास करता है। तो दोस्तों ये रही आपकी शिक्षण अध्यापन की सारी विधियां, तो आपको इनको जरूर से जरूर पढ़ना है। तो देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अभी दोस्तों थोड़ा सा और देख लेते हैं, गणित शिक्षण की विधियां में और देख लेते हैं। जैसे छोटी कक्षाओं के लिए गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी रहेगी? जो बच्चों को आप पढ़ाते हैं उसमें खेल मनोरंजन विधि सही रहेगी, ठीक है। रेखा गणित शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? वो आपकी विश्लेषण विधि। बेलनाकार आकृति के शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि आपकी कौन सी है दोस्तों? वो आगमन विधि। नवीन प्रश्न को हल करने के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि आगमन विधि, ठीक है दोस्तों। तो ये सब आपको याद रखते जाना है। स्वयं खोज कर अपने आप ही सीखने की विधि अनुसंधान विधि। मानसिक शारीरिक और सामाजिक विकास के लिए सर्वश्रेष्ठ विधि खेल विधि। ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए सर्वोत्तम विधि ये आपकी विश्लेषण विधि। सर्वाधिक खर्चीली विधि कौन थी आपकी? प्रोजेक्ट विधि। बीजगणित शिक्षण की सर्वाधिक उपयुक्त विधि कौन थी आपकी दोस्तों? समीकरण विधि। सूत्र रचना के लिए सर्वोत्तम विधि कौन थी दोस्तों? आगमन विधि। प्राथमिक स्तर पर थी गणित शिक्षण की सर्वोत्तम विधि कौन थी आपकी? खेल विधि। वैज्ञानिक आविष्कार को सर्वाधिक बढ़ावा देने वाली विधि कौन थी आपकी? ये आपकी विश्लेषण विधि, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपका पूरा गणित का जितना भी सिलेबस आने वाला पेपर में हम आपको सब कुछ बता दिए इस वीडियो में, ठीक है। तो आपको हमने पूरे 30 नंबर का आज कवर अप किया है। हमने तो भाई आपको एक एक क्वेश्चन ही बताया क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। तो लेकिन आपने पिछले 6 महीनों में साल भर में जितनी भी तैयारी की होगी इतना ही तैयारी किया होगा और इससे ज्यादा आपने कुछ नहीं पढ़ा होगा, ये हमें यकीन है, ठीक है। तो हमें आपसे उम्मीद है कि आप मैथ में अच्छा करेंगे। और दोस्तों अगर आपने मैथ में 30 में 30 नंबर कर लिया तो आप आंख बंद करके टेट पास हो जाएंगे, ठीक है। जिस दिन आपका टेट का पेपर होगा उस दिन सबसे पहले सोल्यूशन इस चैनल पर अपलोड किया जाएगा, ठीक है। तो अभी से तैयार हो जाइए अपना सोल्यूशन देखने के लिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए। हाँ ठीक है, तो आप लोग ने बहुत हाईली डिमांड है, क्या डिमांड है आपकी देख लेते हैं। डिमांड है आपकी है, रुक जाइए थोड़ा अच्छे पेन का यूज करते हैं। तुक्का मारना है, तुक्का मारना सीखना है आप लोगों को। चलिए ठीक है, मारना सिखाएंगे आप लोगों को। लेकिन हाँ अगर मैथ की या कुछ लोग मेरे भाई बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे सर मुझे मैथ बिल्कुल नहीं आती, हमने लेट हो गए पढ़ने में या आपका चैनल देर से बना या कुछ भी है, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मैथ नहीं आती तो हम आपको मैथ में ही तुक्का मारना सिखाएंगे सबसे पहले। और मेरे मैथ के बता रहे क्वेश्चन के सही होने के चांस होंगे वो 99% चांस होंगे सही होंगे, और 1% तो भाई कभी कभी गलत हो जाता है या कुछ ट्रिकी क्वेश्चन रहा या कुछ भी रहा। तो हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि जो मैथ में आपको तुक्का मारना सिखाएंगे वो लगभग 90-99% आपका सही होगा। तो प्लीज
इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिएगा। घंटा मतलब जो आपके होगा ना, सब्सक्राइब करेंगे तो कोई घंटा की तरह दिखेगा, क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो बस बहुत ही जल्द आज ही आपको दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तुक्का मारने की सटीक विधि लाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखिए। ठीक है।